नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है। यह उपमा डनिंग के द्वारा मैकियावेली के लिए दी गई है। सेबाइन ने मैकियावेली के लिए लिखा कि उसकी रचनाओं में पुनर्जागरण अपने पूर्ण रूप में प्रकट हो गया था, और W.T. जोन्स ने उसके लिए लिखा कि मैकियावेली में अपने युग का निचोड़ आ गया है। इन सब उक्तियों के अध्ययन के लिए हमें उसके युग पर फिर से दृष्टिपात करना होगा। अपने पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि मैकियावेली के जन्म के समय की जो युगीन परिस्थितियां थीं संपूर्ण यूरोप में, वो किस प्रकार की थीं। हमने यह देखा था कि किस तरह से मध्यकाल का पतन होकर के सम्राट और पोप की शक्तियां लगभग समाप्त हो चुकी थीं। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन इत्यादि राज्यों में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो गया था। अन्य क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुए, उन्होंने भी इन परिस्थितियों को तेजी से बदलने का महान कार्य किया। जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तनों ने नए व्यापारिक वर्ग को जन्म दिया। यातायात के साधनों की वृद्धि ने सम्राट की शक्तियों में वृद्धि की यातायात के साधनों में वृद्धि ने राष्ट्रीय राजाओं की जो निरंकुश सत्ता है उसमें वृद्धि की, क्योंकि व्यापारी वर्ग राष्ट्रीय राजाओं के साथ होकर के अपने बाजार को बढ़ाना चाहता था और सामंतवाद को समाप्त करना चाहता था। और इसी प्रकार से जो यूरोप के नाविकों ने जो नए नए क्षेत्रों की खोज करी, अमेरिका की नई दुनिया के नाम पर खोज हुई, इस प्रकार से यूरोप से बाहर भी कोई दुनिया का सभ्य और नए क्षेत्र हो सकते हैं, ये यूरोप को नए सिरे से ज्ञात हुआ। मुद्रण कला का आविष्कार हुआ। ये सब परिवर्तन उस पृष्ठभूमि के रूप में देखे जा सकते हैं जिसके ऊपर मैकियावेली ने अपने भवन का निर्माण किया। किंतु ये सब तो अदृश्य परिस्थितियां थीं। वास्तव में जब हम उसे अपने युग का शिशु कहते हैं तो इन सभी बातों का उल्लेख हमें अपने प्रश्न में करना ही है। किंतु इनके साथ जोड़ने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है मैकियावेली के समय के इटली का अध्ययन। मैकियावेली के समय का जो इटली था और जिसका कि केंद्र रोम था, जिसका अध्ययन अभी हम कुछ देर में करेंगे। रोम जो कि बाद में इटली की राजधानी भी हुआ और आज रोम इटली की राजधानी है। इसी रोम का सम्राट स्थित था और इसी रोम में मध्यकाल के धार्मिक संगठन चर्च का प्रतिनिधित्व करने वाला रोम का कैथोलिक चर्च भी स्थित था। इटली का जब मैकियावेली के समय का जो इटली था, इससे पूर्व के 300 वर्षों का जो इतिहास है इटली का, वो इस प्रकार का है कि प्रायः 300 वर्षों तक इटली का जो प्रायद्वीप है वो एक बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे नगर राज्यों के रूप में फैला हुआ था। इन राज्यों की स्वतंत्र स्थिति थी। हमने प्लेटो और अरस्तु के समय के यूनान का अध्ययन पहली इकाई में किया था। जिस प्रकार से यूनान स्वतंत्र नगर राज्यों का एक प्रायद्वीप था, उसी प्रकार से इटली भी बहुत छोटे छोटे स्वतंत्र रूप से स्थित नगरों का एक क्षेत्र था। इनमें से कुछ तो प्राचीन यूनान के जैसे छोटे नगर राज्य थे,
और कुछ फ्लोरेंस तथा वेनिस के जैसे बड़े गणराज्य भी थे, और शेष इटली पर निरंकुश राजाओं का शासन था। पिछले 300 वर्षों में, इटली के जन्म से पहले के लगभग 300 वर्षों में, ये स्वतंत्र राज्य अथवा गणराज्य अथवा निरंकुश राजा आंतरिक रूप से आपस में निरंतर संघर्षरत थे। ये घोर राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के गढ़ थे। इन सभी की आपसी लड़ाई और प्रतिस्पर्धा के कारण इटली का सामान्य नागरिक जीवन बहुत अस्त व्यस्त था। किसी प्रकार के नागरिक अनुशासन की अवधारणा इटली में नहीं थी। दलबंदी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची हुई थी और इटली के अंदर संघर्षरत इन गणराज्यों और राजाओं के इन नगरों में भ्रष्टाचार अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था। इन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों के भीतर जब निकोलो मैकियावेली का जन्म हुआ, उस समय तक इटली राजनीतिक रूप से 5 भागों में संगठित हो चुका था। जो सैकड़ों छोटे छोटे नगर राज्य थे, वो सब संगठित होकर के अब 5 भागों में विभाजित हो गए थे। नेपल्स रोमन कैथोलिक चर्च का क्षेत्र, मिलान, वेनिस तथा फ्लोरेंस। यहाँ हम यदि इटली के मानचित्र का अध्ययन करें तो हम इन स्थितियों का भली प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। हम विश्व के मानचित्र पर इटली की इस स्थिति को यहाँ पे देख पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये यूरोप है और यूरोप के बिल्कुल दक्षिण में ये इटली का प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप उस भूभाग को कहते हैं जो एक तरफ जमीन से जुड़ा होता है और जिसके 3 दिशाओं में समुद्री अथवा जल सीमा लगी होती है। तो इटली का जो उत्तरी भाग है वो भूमि से जुड़ा हुआ है, किंतु इसका पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भाग 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं इटली की स्थिति का यदि हम अध्ययन करें तो इटली के बिल्कुल पास में यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है वह भी यूनान का प्रायद्वीप, जहाँ पर प्लेटो और अरस्तु का जन्म हुआ था। और यूनान के इन नगर राज्यों का, प्राचीन यूनान के नगर राज्यों का जैसा संगठन था, इन्हीं के पड़ोस में स्थित इस इटली का भी लगभग वैसा ही संगठन था। निकोलो मैकियावेली के जन्म से लगभग 300 सालों के पूर्व तक। मैकियावेली का जन्म 1469 में हुआ था और उसकी मृत्यु 1527 में हुई थी। अब यदि वो जो 5 क्षेत्र थे जिनका अध्ययन हमने किया, यहाँ हम सबसे पहले देख सकते हैं कि ये इटली जिसकी ये सीमा हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्विट्ज़रलैंड के पास यह जो सीमा रेखा है इटली की, यहाँ हम देख रहे हैं कि मिलान, जिसे कि डची ऑफ मिलान कहा जाता है, इटली के उत्तर में स्थित एक राज्य मिलान। दूसरा, इटली के पूर्व में स्थित दूसरा राज्य वेनिस, जो कि गणराज्य था। इटली के मध्य में स्थित फ्लोरेंस, जो कि तीसरा राज्य था और यह भी एक गणराज्य था। 5 राज्यों में से वेनिस और फ्लोरेंस 2 गणराज्य थे। मिलान में राजतंत्र था। और ये जो इटली है, ये है रोम। ये रोम जो है वो पवित्र रोमन सम्राट, मध्यकाल के संपूर्ण यूरोप पर नियंत्रण करने वाला जो रोम का सम्राट था, उसकी राजधानी यह रोम, और यहीं पर पवित्र रोमन कैथोलिक चर्च और चर्च का पूरे
ईसाई जगत का जो सर्वोच्च धर्माधिकारी है पोप, उसका चर्च भी यही था। इस प्रकार से रोम का ये जो क्षेत्र है वो पवित्र रोमन कैथोलिक चर्च का क्षेत्र था और इसकी जो धार्मिक सत्ता थी वह अन्य राज्यों से बिल्कुल स्वतंत्र और सार्वभौमिक थी। आज भी यदि हम नक्शे में देखेंगे अभी कि इटली के भीतर ये जो रोम है ये स्वतंत्र सार्वभौम सत्ता है। इटली की सरकार से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। रोम का ये जो क्षेत्र है उसको वेटिकन सिटी कहते हैं और ये वेटिकन सिटी जो कि एक स्वतंत्र सार्वभौमिक राज्य है, यहाँ पर रोमन कैथोलिक चर्च यानी कि ईसाई धर्मावलंबियों का जो सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है वो यहाँ पर स्थित है वेटिकन सिटी में। तो फिर से यदि हम देखें तो मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस, रोम और नेपल्स ये 5 प्रमुख केंद्र थे। ये 5 प्रमुख स्वतंत्र राज्यों में संपूर्ण इटली के का जो शासन है वो केंद्रीकृत हो गया था। किंतु ये 5 भी मैकियावेली के जन्म के समय पूरी तरह से स्थिर और व्यवस्थित नहीं थे। इनमें आपसी झगड़े और आपसी महत्वाकांक्षाएं और आपसी संघर्ष चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। इनके आपसी संघर्षों के कारण संपूर्ण रूप से यदि इटली की स्थिति देखें तो यह एक दुर्बल राज्य था और इसके दुर्बलता का फ़ायदा उठा करके पड़ोसी शक्तिशाली राज्य जहाँ पर कि सुदृढ़ राजतंत्रों की स्थापना हो चुकी थी वो इस फिराक में रहते थे कि इटली पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन बना लिया जाए। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इटली का जो उत्तरी सीमा में जो पड़ोसी राज्य है वो स्विट्ज़रलैंड है। ये शक्तिशाली गणतांत्रिक राज्य था, आज भी ये गणतंत्र है और इटली के उत्तर पश्चिम में स्थित फ्रांस शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में स्थापित हो चुका था और स्पेन, फ्रांस और जर्मनी ये तीनों ही शक्तिशाली राज्यों के रूप में उदय हो चुके थे। यहाँ पर निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना हो चुकी थी और दक्षिण में स्थित यह जो इटली है ये आंतरिक राजाओं की आंतरिक अव्यवस्था, लड़ाई और प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ था और बहुत ही दुर्बल स्थिति में था। मैकियावेली ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से ये देख लिया था कि फ्रांस और स्पेन और जर्मनी के समान यदि इटली में भी एक सुदृढ़ निरंकुश सत्ता की यदि स्थापना नहीं होती है तो इटली को कभी भी इन देशों के द्वारा गुलाम बना लिया जाएगा। मैकियावेली एक सच्चा देशभक्त था और उसकी यह गहरी आकांक्षा थी कि किसी भी तरह से देश को इस आंतरिक अशांति से मुक्त करना चाहिए। इटली में एक शक्तिशाली राजा की स्थापना होनी चाहिए जो कि अपने शक्तिशाली पड़ोसियों से मुकाबला कर सके और उनके आक्रमण से के समय में विदेशियों को बाहर निकाल सके। अपने इसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उसने राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में कि किस प्रकार से इटली के राजा को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से इटली को तत्कालीन परिस्थितियों के लिए शासक चाहिए, शासकों में कौन सी योग्यता होनी चाहिए, इन सब बातों को दर्शाने के लिए उसने कुछ ग्रंथों की रचना की और उसका सर्वप्रमुख ग्रंथ है द प्रिंस। इस ग्रंथ में वह शासन की कला का वर्णन करता है कि किस प्रकार से सिद्धांतों को तिलांजलि देकर के साध्य की परवाह न करते हुए राजा का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि वह अपने क्षेत्र को किस प्रकार से शक्तिशाली बना सके। दूसरा उसका ग्रंथ है आर्ट ऑफ वॉर, तीसरा ग्रंथ है द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी और चौथा उसका ग्रंथ है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस।
अब यदि हम इस बात का जिक्र करें, ये फ्लोरेंस जो कि इटली के मध्य में है, इस स्थिति को हम देखेंगे और फिर से हम अपने मूल विषय वस्तु पर चलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि इटली का इस प्रकार का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के कारण निकोलो मैकियावेली का जो राजनीतिक चिंतन का जो धारा है वो बिल्कुल निरंकुश राजतंत्र के पक्ष में चली गई थी। और हम कह सकते हैं कि अपने युगीन परिस्थितियों का सीधा प्रतिबिंब मैकियावेली की रचनाओं में पाया जाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि मैकियावेली के समय का इटली उस रूप में नहीं होता तो संभवतः मैकियावेली की रचनाएं भी भिन्न रूप की हुई होती। दूसरा जो बिंदु है जो कि उसे युग के शिशु के रूप में स्थापित करता है, वो है उसकी रचनाओं में राजतंत्र की पुनर्स्थापना की व्यापक आकांक्षा तथा मध्यकालीन संस्थाओं के पतन की घोषणा। मैकियावेली का जो समय था उसमें हम बार बार देख चुके हैं कि यूरोप में, खासकर स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया आदि सभी देशों में शक्तिशाली निरंकुश राजाओं की स्थापना हो चुकी थी। और मध्यकालीन जो संस्थाएं हैं, जो कि रोम का सम्राट और रोम का पोप, इन दोनों ही संस्थाओं का पतन हो गया था। तीसरा जो मध्यकाल का जो प्रतिनिधि था वो था सामंतवाद। सामंतवाद की पतन भी सभी राज्यों में हो चुका था। इस प्रकार से मध्यकाल के अवशेषों के साथ अब राजतंत्र की पुनर्स्थापना मैकियावेली के जीवन का भी लक्ष्य बन गया था। वो अपने जीवन में एक शक्तिशाली इटली को देखना चाहता था। और तीसरा जो कि मैकियावेली की रचनाओं में सर्वोत्तम रूप में पाया जाता है, और जैसा कि सेबाइन ने भी कहा था कि संपूर्ण पुनर्जागरण को मैकियावेली की रचनाओं में खोजा जा सकता है। पुनर्जागरण जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, यहाँ पर उसी को समझा जाना चाहिए। तो इस तरह से पुनर्जागरण ने मध्यकाल के उस धार्मिक विचार को पूरी तरह से तिलांजलि दे दी जो राजनीतिक विचार पर आच्छादित था। और अरस्तु की रचनाओं से प्रभावित होकर के जो प्राचीन काल का जो बौद्धिक मनुष्य का जो अवतरण था वो इस पुनर्जागरण के काल में हो गया था। साथ ही फ्लोरेंस जो कि पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु था, वही फ्लोरेंस जहाँ पर निकोलो मैकियावेली का जन्म हुआ था, संपूर्ण पुनर्जागरण अपने तीव्रतम रूप में इसी फ्लोरेंस नगर में प्रकट हुआ था। और मैकियावेली इस पुनर्जागरण से अछूता नहीं रह सकता था। पुनर्जागरण का जो मुख्य विचार है वो मध्यकालीन सम्राट और पोप की सत्ता के विरुद्ध था, मध्यकाल के अंधकार के विरोध में था। और रोम चूंकि फ्लोरेंस के निकट ही स्थित था, इसलिए रोम के विरुद्ध जो सर्वाधिक प्रतिक्रिया हुई वो फ्लोरेंस में हुई थी। फ्लोरेंस में कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति, प्रत्येक क्षेत्र में पुनर्जागरण अपने तीव्रतम रूप में प्रकट हुआ था। और मैकियावेली की यह आकांक्षा थी कि यह पुनर्जागरण राजनीतिक जीवन में भी आना चाहिए। उसे रोम के प्राचीन इतिहास पर बहुत गर्व था और वो ये चाहता था कि जिस प्रकार पिछले 2000 साल तक रोम ने पूरे यूरोप पर शासन किया था, आज उसी रोम का जो गृह प्रदेश इटली है वो इस प्रकार की दुरावस्था से गुजर रहा है। तो उसी प्राचीन वैभव को राजनीतिक संस्थाओं के रूप में मैकियावेली पुनः प्राप्त करना चाहता था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैकियावेली की संपूर्ण रचनाएं अपने इन युग के सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों को अपने में समेटे हुए हैं और उन्हें अपने युग के शिशु के रूप में चित्रित किया जा सकता है।
निकोलो मैकियावेली के जन्म की यदि थोड़ी सी चर्चा की जाए तो हम ये देखते हैं कि उसका जो जन्म 1469 से 1527 का कालखंड रहा। फ्लोरेंस में उसका जन्म हुआ और एक मध्यम वर्गीय परिवार में उसका जन्म हुआ था, किंतु लैटिन भाषा का उसको अच्छा ज्ञान था, उच्च शिक्षा उसको नहीं मिली थी। अपने योग्यता और प्रतिभा के बल पर उसे फ्लोरेंस के विदेश विभाग में एक क्लर्क के रूप में कार्य करने का अवसर हुआ, किंतु अपने क्लर्क के जीवन से 4 ही वर्ष में पदोन्नति लेता हुआ वह चांसरी के सचिव के पद पर पहुंच गया और इस पद पर कार्य करते हुए अपने जीवन में लगभग 23 बार वह दूत बनकर के पड़ोसी राज्यों में गया था और उसने राजनीति को निकट से देखने का अवसर मिला था। उसे फ्रांस के लुई 12वें के दरबार में जाने का मौका मिला, पवित्र रोमन सम्राट मैक्सिमिलियन के दरबार में जाने का अवसर मिला, पोप के दरबार में जाने का अवसर मिला, स्पेन के राजा के दरबार में जाने का अवसर मिला। इस प्रकार से एक राजनीतिक दूत के रूप में उसके जो अनुभव थे, उन अनुभवों में उसने देखा कि किस प्रकार से पड़ोसी राज्यों में शक्तिशाली राजतंत्रों ने एक अनुशासन को बना करके रखा है, वहीं इटली के भीतर की अव्यवस्था के कारण वहाँ पर राजनीतिक षड्यंत्र तेजी से पनप रहे हैं। इस प्रकार उसकी जो रचनाएं हैं वो तत्कालीन युग का ही प्रतिबिंब है और उसके राजनीतिक विचारों के कारण उसे आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।